जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अर्थात भारतीय संविधान की विकास यात्रा। मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप यम लक्ष्मीकांत की बुक का जो कि भारत की राज्य व्यवस्था है उसका अध्ययन करेंगे तो इसे समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तथा स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैप्टर से पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि ऐतिहासिक आधार को देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। अगर देखा जाए कि संविधान के विकास की भारतीय संविधान के विकास का जो यात्रा क्रम है वो कहाँ से शुरू हुआ, इसके ऐतिहासिक आधार क्या हैं, तो इसके हम इतिहास में अगर जाएं तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा सन 1599 ईस्वी में आरंभ होती है, जब महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजलेख द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया, जिसे 1599 ईस्वी का चार्टर कहा गया। इस चार्टर के माध्यम से कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार का अधिकार सौंप दिया गया तथा कंपनी की समस्त शक्तियां 24 सदस्यीय परिषद में निहित कर दी गईं। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को प्रदान किए गए अधिकार पत्र द्वारा इस कंपनी को राजकीय मान्यता प्रदान कर दी गई। अंग्रेजों का पहला पोत सन 1608 ईस्वी में व्यापार के लिए सूरत पहुंचा। कालांतर में कंपनी के विलियम हॉकिंस ने आगरा दरबार में मुगल बादशाह जहांगीर से भेंट कर उनके साम्राज्य में व्यापार करने के लिए सुविधाएं और छूट देने की याचना की। बाद में 1612 ईस्वी में फरमान जारी कर दिया गया। उनको ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर दी गई कि वो भारत में व्यापार कर सकें। अगले कई दशकों तक कंपनी ने सूरत, मद्रास और हुगली को केंद्र बनाते हुए विभिन्न स्थानों पर माल संसाधन के लिए कारखानों, गोदामों की स्थापना की और प्रशासन व कर्मचारियों के लिए आवास व उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए भवनों का निर्माण कराया। लगभग 150 साल की अवधि में ही कंपनी एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। बंगाल के नवाब और अंग्रेज व्यापारियों के बीच संघर्ष जो अब असंभावी जान पड़ते थे, 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई के रूप में सामने आया। इस लड़ाई में जीत के फलस्वरूप बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया और उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थे, आगे चल कर के 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद मुगल बादशाह शाह आलम से 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिए तथा 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 तक भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनंत रूप से जारी रहा। अब इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने के बाद अगर हम देखें तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन स्थापित किया तो भारत के संवैधानिक विकास को इसको दो भागों में बांटकर देखा जाता है। एक तो कंपनी का शासन, दूसरा ताज का शासन। कंपनी का शासन का मतलब है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा जो शासन चलाया गया। वहीं ब्रिटिश ताज के शासन का तात्पर्य है कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों के द्वारा जो शासन चलाया गया। तो कंपनी का शासन 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक रहा, वहीं ताज का शासन 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। ये जो शासन संचालित हुआ वो कुछ
नियमों के द्वारा संचालित किए गए कुछ अधिनियम पारित किए गए, तो उसको देखते हैं कि कौन कौन से वो एक्ट थे जिनके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है 1773 से 1858 तक रहा। तो उसमें पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी, चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी, चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी। इसके बाद 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश ताज था, ब्रिटिश ताज भारतीय शासन को अपने हाथों अपने अंडर में ले लिया और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों के द्वारा भारत में शासन संचालित किया जाने लगा, जो 1858 से लेकर अनुरूप रूप से 1947 तक जारी रहा। इसके अंतर्गत जो प्रमुख प्रावधान थे वो कुछ इस प्रकार थे। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। कई बार डायरेक्ट प्रश्न पीटी में पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष आया। दूसरा, भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में, इसको भी हम लोग इसी में देखेंगे। सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में आता है, उसको भी हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 और उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 आता है, फिर कैबिनेट मिशन 1946 आता है और सबसे लास्ट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिसके द्वारा भारत स्वतंत्र होता है। तो इन सब का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों के द्वारा जो प्रावधान थे उन प्रावधानों का, उनमें सबसे पहला जो प्रावधान था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। अर्थात इस एक्ट से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की शुरुआत हुई। वस्तुतः कंपनी के भारतीय प्रशासन और नियंत्रण की दिशा में बढ़ा यह पहला कदम था। इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों, यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान कर दी गई। इससे भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ती है और बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। उस समय 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसियाँ थीं, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है 1773 के एक्ट के द्वारा। और बंगाल के गवर्नर को, जो अभी तक बंगाल का गवर्नर के नाम से जाता था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया जाता है। यानी कि अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद के नाम से जाना जाएगा। और 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी इसी में गठन किया जाता है। बंगाल इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। और 1773 एक्ट के माध्यम से ही कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब होता है? 1774 में। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी किस एक्ट के माध्यम से हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुआ था। उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा, सर एलिजाह इम्पे इनका पूरा नाम था, सर एलिजाह इम्पे। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि जो कंपनी के तहत कार्यरत कर्मचारी थे अब वो ना अपना निजी व्यापार कर सकते थे, ना भारतीय लोगों से उपहार ले सकते थे और रिश्वत पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे, भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की पर रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का संचालन निकाय
स्थापित किया गया तथा व्यापार की सभी सूचनाएं अब क्या होगा, क्राउन को देना सुनिश्चित कर दिया गया। तो ये कुछ प्रावधान थे 1773 एक्ट के माध्यम से। अब आगे देखते हैं हम, उसके बाद आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। इसने गवर्नर जनरल काउंसिल तथा कंपनी के कर्मचारियों को अपने आधिकारिक कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी। ध्यान रखना कि सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र थे उससे अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल, काउंसिल और कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके आधिकारिक जो कार्य थे उसके लिए उनको सर्वोच्च न्यायालय से, जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र था उससे उसको छूट मिल गया तथा यह निर्धारित किया गया कि प्रांतीय न्यायालयों से अपील को गवर्नर जनरल इन काउंसिल में ले जाया जा सकता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। अर्थात जो प्रांतीय न्यायालयों के जो अपील हुआ करते थे अब सुप्रीम कोर्ट में न ले जा करके कहाँ जाएगा, ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो और प्रावधान किए गए, इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान कर दी गई। अर्थात इसी एक्ट के माध्यम से जो कलकत्ता में सरकार थी उसको अब बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा, इन तीनों जगहों के लिए विधि निर्माण की शक्ति भी प्रदान कर दी गई। इसने राजस्व मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया, यानी कि जो राजस्व के मामले थे अब वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए। तो ये कुछ प्रावधान थे जो कि 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में थे। आगे देखते हैं ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 को अगर देखा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए तथा अमेरिकी उपनिवेश होने के पश्चात भारत पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए इस एक्ट को ब्रिटिश द्वारा लाया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत कंपनी पर सरकार का स्पष्ट नियंत्रण होगा तथा यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि जो कंपनी के अधीन क्षेत्र होंगे वो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहे जाएंगे 1784 एक्ट के माध्यम से, तथा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। यानी कि जो ब्रिटिश की सरकार थी भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर उन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि निदेशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति प्रदान कर दी गई। यानी कि जो कंपनी के व्यापारिक मामले थे उसका अधीक्षण अब कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो राजनीतिक मामलों का जो प्रबंधन कर रहा था वो कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और वहीं व्यापारिक मामले पर नियंत्रण कौन कर रहा है, अधीक्षण कौन कर रहा है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि व्यापारिक मामलों का संबंध किससे था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से था। और वहीं राजनीतिक मामलों का संबंध किससे था, नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे था। इस प्रकार भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। एक तरफ कंपनी का शासन और दूसरी तरफ सरकार का अप्रत्यक्ष शासन। नेक्स्ट देखते हैं 1786 का संशोधन अधिनियम। इम्पॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गवर्नर जनरल के अधिकार को बढ़ाना था। ये ध्यान रखना है कि जो 1786 में संशोधन अधिनियम आया था उसका मेन उद्देश्य क्या था, गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना। इसमें जो प्रावधान किया गया, इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ यानी कि दोनों की भूमिकाओं का एक साथ विलय कर दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल के पास ही कमांडर इन चीफ का भी पावर होगा। और इसी अधिनियम के तहत 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल का पदभार दिया गया। इसके साथ ही साथ उसके पास कमांडर इन चीफ का पद भी आ गया। इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को असाधारण परिस्थितियों में अधिक अधिकार प्राप्त हो गए जिससे वह परिषद को दरकिनार कर सकता था। नेक्स्ट है
1793 का 1793 का चार्टर अधिनियम यानी कि चार्टर एक्ट 1793। इसमें कुछ जो प्रावधान थे, पहला था कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का खर्च भारतीय खजाने पर आरोपित कर दिया गया। दो चीज़ें थी इसमें कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो खर्च था अब कहाँ से होगा, भारतीय खजाने पर। ध्यान रखिए कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो खर्चा होगा वो कहाँ से किया जाएगा, जो भारतीय खजाना थे वहाँ से किया जाएगा। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1813, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये जो एक्ट है वो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखते हुए इसे पारित किया गया। यानी कि जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई उस औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखते हुए चार्टर एक्ट 1813 को पारित किया गया और इसमें कहा गया कि भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसी के माध्यम से भारत में जो कंपनी का व्यापार का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, अर्थात इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। ध्यान रखिए कि केवल चीन के साथ व्यापार एवं चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, किंतु शेयरधारकों को क्षति न पहुंचे इसलिए उन्हें भारतीय राजस्व में 10.50% लाभांश दिए जाने की बात भी इसी में कही गई। तो इसको देखते हैं कि नेक्स्ट, शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक निर्धारित किया गया इसी एक्ट के माध्यम से। और ईसाई मिशनरियों को पहली बार लाइसेंस देकर धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई, अर्थात अब ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान कर दिया गया, जिससे भारत के जो सामाजिक मामले भी थे उसमें हस्तक्षेप को वैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया। अब कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ईसाई मिशनरियों को लाइसेंस देकर धर्म प्रचार की अनुमति जो प्रदान की गई उससे भारतीय सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप को वैधानिक अधिकार दे दिया गया चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय संबंधी व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी अब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो चीन के साथ व्यापार था, चाय के साथ व्यापार का एक अधिकार था, उसको भी खत्म कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद दिया गया, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब क्या होगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तथा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई, नागरिक शक्तियाँ भी सैन्य शक्तियाँ भी। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ध्यान रखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1833 एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसी क्रम में बम्बई और मद्रास की परिषदों को कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया गया, अर्थात केंद्रीकरण पर बल दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से दास प्रथा का अंत कर दिया गया। जो ये एक्ट था इसी के माध्यम से दास प्रथा का अंत किया गया। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि भारत में जो दास प्रथा का अंत हुआ था किस वर्ष हुआ था और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य के रूप में अर्थात विधि विशेषज्ञ के रूप में मैकाले को नियुक्त किया गया 1833 चार्टर एक्ट के माध्यम से। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों में से लास्ट जो अधिनियम था चार्टर अधिनियम 1853, इसको भी हम लोग देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1853 के माध्यम में 1793 से 1853 के बीच ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला का में ये अंतिम था। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद जो कि 6 सदस्यीय थी के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। यानी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसको उसके जो कार्य विधायी कार्य थे और प्रशासनिक कार्य थे इन दोनों को अलग कर दिया।
तथा इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जब वह विधायिका के रूप में कार्यरत होता था 6 सदस्यों की वृद्धि की गई, जिससे विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या बढ़कर 12 हो गया। इन 6 नए सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश, बंगाल, बम्बई, मद्रास, आगरा प्रांत का एक एक प्रतिनिधि इसमें क्या था, शामिल था। तो ध्यान रखना है आपको कि बंगाल, मद्रास, आगरा MBA और बचा मुंबई यूनिवर्सिटी से। इसका कोड बना सकते हैं कि मैंने MBA किया मुंबई यूनिवर्सिटी से, तो MBA किया मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो M से हो गया आपका मद्रास, B से हो गया बंगाल, A से हो गया आगरा, M से हो गया मुंबई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से सिविल सेवकों की नियुक्ति का अधिकार छीन लिया गया तथा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की बात की गई। इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम थे 1773 से लेकर के 1853, उसका हमने अध्ययन किया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों जो कि 1858 से 1947 तक के जो अधिनियम थे उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जियोस्फीयर एकेडमी ऑफिशियल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।